जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर है उसमें आईसीटी आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए, आईसीटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कौन सी पीढ़ियाँ थी, हर एक पीढ़ी में क्या इनोवेट हुआ। तो ये जो टॉपिक है अभी कंप्यूटर आर्किटेक्ट का, तो कंप्यूटर बेसिकली जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं जिनसे ये बनता है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ देखिए, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे जो उसका आर्किटेक्चर यानी जो संरचना कंप्यूटर का बनता है, वो लगभग आप देखते हैं कि सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही जैसी होती है। लेकिन उसमें क्या क्या होता है, 3 भाग होते हैं कंप्यूटर में। एक तो होता है उसमें इनपुट आउटपुट यूनिट, एक होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग हो गए, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। इन्हीं को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है, और हमने जब करवाया था शुरुआत में सेशन, तो इन्हीं टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसलिए हमने पहले कहा ना कि आप वहाँ पे वो देखिए, इसके बाद यहाँ पे आइए। तो ये देखिए, अब जैसे ये कंप्यूटर है, मान लीजिए फंक्शन करना है, तो एक तरफ होता है कोई चीज़ इनपुट होगा, दूसरी चीज़ वो प्रोसेस्ड होके आउटपुट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बीच में आपके लगा है कंट्रोल, तो इनपुट हुआ, कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद फिर ये आउटपुट हुआ। बीच में यहाँ जोड़ा गया ALU से अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ से एंट्री किया कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल से ALU, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से ये प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। और प्राइमरी के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी भी लगा है, और जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है वहाँ पे कंट्रोल प्रवाह और डेटा प्रवाह के बारे में पूरी ये संरचना बनाई है। अब यहाँ पे देखिए, जो इनपुट यूनिट द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। कोई भी चीज़ हो, हमको कंप्यूटर से चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो पहले तो कुछ इनपुट देना है, तो पहले ये इनपुट देते हैं। इसके बाद जो CPU, यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट दिया है ना, तो जब इनपुट कराते हैं वो अंदर गया, जो CPU है, CPU क्या करेगा, जो भी इनपुट करेंगे उसको ऑब्जर्व करेगा, ग्रहण कर लेगा, और वो ग्रहण करने के बाद किसके पास भेज देगा, मेमोरी के पास। तो इनपुट करने के बाद जो CPU के द्वारा ग्रहण करते हैं और मेमोरी में उचित स्थान पर मेमोरी में उस चीज़ को ग्रहण करके रख देते हैं मेमोरी में। अब क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता जब पड़ता है तो ALU, यहाँ पे आपको ALU दिख रहा होगा, आवश्यकता पड़ने पर ALU मेमोरी से ही डेटा तथा निर्देश फिर ले लेते हैं, जहाँ कंट्रोल यूनिट CU के आदेश के अनुसार उन पर विभिन्न प्रोसेसिंग होती है, नहीं बहुत सारे कार्य उस पर होते हैं, और परिणाम क्या होता है, फिर आउटपुट यूनिट को प्रेषित कर दिया जाता है या पुनः मेमोरी में ही रख दिए जाते हैं। अन्य सभी यूनिट्स कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में कार्य करता है। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, इनपुट से आउटपुट, कंट्रोल, ALU, फिर ये पूरा ये प्रोसेस आगे तक निकलता है। अब यहाँ पे एक एक यूनिट के बारे में बता दिया। जैसे इनपुट होता है, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, और फिर कंप्यूटर जो होता है यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट होती है, उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता इसमें। इनपुट यूनिट का कार्य क्या होता है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी दें उसे ये क्या करे, इनपुट जो है बाइनरी कोड में बदल दे, और बाइनरी कोड में बदलने के बाद जो है कंप्यूटर अर्थात CPU में इसको भेज दे। तो हमने जो दिया ये प्रोसेस्ड करे, उसको बाइनरी में चेंज करे, बाइनरी के बाद वो CPU में भेज दे। संक्षेप में इनपुट यूनिट द्वारा कौन से कार्य होते हैं यहाँ दिया है। जो भी उपयोगकर्ता इंस्ट्रक्शन देगा उसको लेगा, पढ़ेगा और उसको फिर CPU में सेव करा देगा। इसके बाद जो आउटपुट है वो डेटा तथा निर्देश को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट का उपयोग होता है उन्हें आउटपुट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का काम ये होता है कि वो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली परिणाम को, जो कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनको बाइनरी कोड में होते हैं, वो हमारे लिए उचित संकेत या भाषा तथा चित्र में बदल कर हमें वो चीज़ दे देता है। अब यहाँ पे एक होता है ना कि CPU, तो CPU का क्या फंक्शन है, CPU बार बार जिक्र होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। मतलब आपने कुछ भी कंप्यूटर में आपको गणितीय संक्रियाएं करनी है, कुछ गिनना है, वो करना है, तो जो भी CPU है, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसमें कैलकुलेशन वाला, लॉजिकल वाला काम, वही ऑपरेशंस होते हैं तथा इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। CPU कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना, उसको कंट्रोल भी CPU ही कर रहा है, और CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पूरा कंट्रोल करा तो वो उसका दिमाग है। और माइक्रो कंप्यूटर के CPU को क्या कहते हैं,
तो जो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू के कुछ कार्य दिए हैं। ये डेटा इंस्ट्रक्शन तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करता है, निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है, आवश्यकता पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में भी भेजता है। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू के 3 अवयव हैं। सिर्फ सीपीयू की अगर देखें तो 3 अवयव हैं। सीपीयू के क्या है, एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनके अलावा रजिस्टर्स भी इनके उसमें होता है, इनके अलावा कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो देखिए सिर्फ जब हम सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का दिमाग भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, अर्थमेटिक का काम करेगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सारी क्रिया ये बाइनरी में ही करेगा। और जब करेगा सारा काम ये एलयू कर लेगा, एएलयू अर्थमेटिक वाला, तो प्राप्त होने वाली संख्या तथा क्रिया के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती है जिन्हें क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो ये रजिस्टर होता है। लेकिन हम बात करें रजिस्टर एक ऐसा उपकरण है, साधन जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्स बहुत तेज़ गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्त है। तो कभी भी आए ऑप्शन में रजिस्टर, वो अलग चीज़ है। रजिस्टर्स आए तो रजिस्टर्स क्या होता है, सेव करने वाला डिवाइस होता है। तो रजिस्टर्स बहुत तेज़ गति से जो अस्थायी स्टोरेज युक्त है उस रूप में काम करता है। मेमोरी के अनुक्रम में हायरार्की में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तेज़ी से, अगर सीपीयू मांगेगा तो बहुत तेज़ी से ये देंगे उस चीज़ को। ये काम रजिस्टर्स करता है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, इस भाग का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रोल यूनिट का होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कामों पर नज़र रखता है कंट्रोल यूनिट, और उनमें परस्पर तालमेल बिठाता है। इसका सबसे प्रमुख एवं पहला कार्य ये है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं, यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए मेमोरी के आदेश दिया जाता है कि वह कोई डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे या वहाँ से उठाकर एएलयू में भेज दे। तो ये सभी काम जो है इसके द्वारा होता है। अब एक तो होता है माइक्रो प्रोसेसर्स। सीपीयू जो होता है किसी कंप्यूटर का अगर दिमाग है तो इसके अंदर जो सभी प्रकार के कैलकुलेशन है और प्रोसेसिंग की जाती है, इसको ही प्रोसेसर कहते हैं। नाम से ही लग रहा प्रोसेस्ड करना। तो दिमाग है, दिमाग और कैलकुलेशन वगैरह को प्रोसेस भी करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर का काम है। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी के द्वारा सभी काम होते हैं। वैसे कभी कभी जटिल गणनाओं के अलग से मैथ प्रोसेसर वगैरह भी लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सेमी कंडक्टर जो आईसी पर, माइक्रो प्रोसेसर सेमी कंडक्टर आईसी पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। इंटेल जो है, इंटेल 4004 करके पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के जितने भी पार्ट होने चाहिए वो एक चिप पर लिए गए थे। और कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसरों का नाम है इंटेल, ड्यूल कोर तथा पेंटियम करके ये कुछ है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, वो पार्ट जो डेटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी को आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक सूचना भंडारण की सुविधा भी देता है। मेमोरी यूनिट के 2 भाग हैं, एक प्राथमिक मेमोरी, एक सेकेंडरी है। अब यहाँ पे देखिए ये मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल या मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मुख्य भी है, इंटरनल भी है। ये जो प्राइमरी वाला होता है, ये जो सीपीयू से है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अभी आपने जो चार्ट देखा था एएलयू, फिर यहाँ पे था कुछ ऐसे बना था ना प्राइमरी वाला। तो ये कह रहे हैं ना कि जो ये इंटरनल है, मेन भी है, ये सीपीयू से सीधे कनेक्ट होता है। इसका अर्थ है कि सीपीयू जो है, इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट है। इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। सीपीयू जो है इसमें स्टोर किए गए निर्देश को लगातार पढ़ता रहता है और उनका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है वो भी इसमें स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट का अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम में रख दिया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी कुल मिला के आकार सीमित होता है लेकिन स्पीड बहुत तेज़ होती है इसकी। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस किए जाने समझ डेटा वगैरह को रखते हैं, इंटरमीडिएट परिणाम मिलता है, प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम इन्हें आउटपुट साधन को भेजा जाता है। अब देखिए जो खुद प्राइमरी मेमोरी है ना उसके भी 2 प्रकार बताए, एक रैंडम, रैम और रोम। ये पूछा जाता है ना रैम रोम क्या है। तो एक तो रीड ओनली मेमोरी है प्राइमरी में ही, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है, एक रोम है। जो रैंडम वाला है,
जिसे संक्षेप में रैंडम कहते हैं। ये मेमोरी एक चिप पर होता है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। हम इस मेमोरी कि किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रैम बना हुआ है। ये मेमोरी ऐसे रजिस्टरों और उनसे जुड़े हुए जो सर्किट हैं उनसे बना होता है जिनसे डेटा को वहाँ तक और वहाँ से भी ट्रांसफ़र करना संभव होता है। और ये भी लोकेशन का एक निश्चित पता बताता है जिसकी सहायता से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस मेमोरी जो रैम है इसके रजिस्टरों या लोकेशनों को हम आवश्यकता होने पर कभी भी उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में भरी जाने वाली जो सूचना है वो अस्थायी प्रकृति की होती है और जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है वैसे ये सूचना गायब भी हो जाती है। इसके बाद है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल 0 और 1 के रूप में समझा जाता है जिसे मशीनी भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मशीनी भाषा में डेटा दिया इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऑपरेशन ऑपरेटेड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल क्या होता है, निष्पादन फैचिंग डिकोड प्रभावी पते को पढ़ना। तो जो सीयू को कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट नाम से ही लग रहा है वो कंट्रोल करने वाला यूनिट है। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसको कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से ही होकर गुजरता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 चरण होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक होता है फेचिंग। फेचिंग क्या होता है? इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेंचे करके निर्देश रजिस्टर एक परिपथ जो एक निर्देश को रखने में सक्षम होता है उसमें लाते हैं। डिकोडिंग में चीज़ों का जो है डिकोड किया जाता है। फिर प्रभावी पते को पढ़ना, फिर एग्जीक्यूट। ये तो सब रीड वाले में बताते हैं। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का था। इसके बाद यहाँ दिया रीड ओनली मेमोरी। संक्षेप में रीड ओनली को रोम कहते हैं। ये वो मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है। मतलब रोम में डेटा को आप पहले से भर दिए होते हैं और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिए जाते हैं जो अस्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी जो रोम में चीज़ें होती हैं वो सेव रहती हैं। अब रोम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक में कैलकुलेटर है, वीडियो गेम है, डिजिटल कैमरा, ये सब। ज़्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं। इनमें प्राय से सूचनाएं स्टोर की जाती है जो अस्थायी रहे, चेंज नहीं है। पुराने पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS भी स्टोर किए जाते हैं जो PC का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक ट्रांसलेटर का भी काम करता है। तो प्राइमरी मेमोरी, इसके बाद सेकेंडरी आता है। इस प्रकार की मेमोरी CPU से बाहर होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल भी, द्वितीयक भी कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं, ना उसमें कोई सूचना अस्थायी रख सकते हैं। इसलिए हमें जो है सहायता पड़ती है सहायक मेमोरी की, सेकेंडरी की। कम बजट में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता भी होती है। सहायक मेमोरी का उपयोग हम बैकअप के लिए कर सकते हैं। जब हमें किसी डेटा की तत्काल ज़रूरत नहीं होती तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो, है ना। उसमें प्राथमिक कंप्यूटरों में छिद्रित कार्ड पेपर टेप तथा चुंबकीय टेपों का प्रयोग सहायक भंडारण के लिए होता है। इसके बाद देखिए सिस्टम में मदरबोर्ड लगा होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है एक मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है जो 1974 में मदरबोर्ड आया था। माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण के प्रारंभ से उनके सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का एक ही छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड यही मुख्य मेन बोर्ड होता है। बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड। मदरबोर्ड का काम क्या होता है? उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न जो IO कंपोनेंट हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन देना, क्योंकि वो मदरबोर्ड है ना तो सबको साथ में लेके चलेगा। इनके अलावा अन्य बहुत से IO जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज या वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टर या केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया बस। ये बस क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आया था बस वगैरह से।
बस ये जो होता है जो सीपीयू है, सीपीयू डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें होती हैं। कंप्यूटर में अनेक बस होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए होती है। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तार या कनेक्शन का संग्रह होता है जिनमें होकर सिग्नल है वो एक उपकरण से दूसरे में जाता है। मतलब एक तरीके से कहिए बस मतलब ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। किसी कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं, आंतरिक बस है, बाह्य बस है। तो यही है कि इंटरनल क्या है और जो है आउटर क्या है इसमें। फिर इसके बाद इन्हें भी जाने में देखिए दिया हुआ है कि मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, ये वह समय है जो दो ऑपरेटर को रजिस्टर से लाकर उन पर ALU ऑपरेशन करा के प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। बफर एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। बफर इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो सबसे पहले बफर में ही जाके क्या करता है, स्टोर हो जाता है। मशीन बफर हो गया। किसी कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कार्य निष्पादन करने की क्षमता उसके रजिस्टर से रैम तथा कैश मेमोरी पर डिपेंड करता है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट पॉइंट कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा संयोजन जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। इसके बाद है प्रोसेसिंग चक्र। तो इस तरीके से जो है पूरा हमने कंप्यूटर का और उस टॉपिक से रिलेटेड डिवाइस पढ़ा। अब जो चैप्टर है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।